नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2026 के लिए कुछ सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपका जीके, विज्ञान और हिंदी कराने वाला है। देखिए बिहार पुलिस में 2010 से लेकर 2026 तक में जितने भी प्रश्न पूछा गया है ना, और जो अति महत्वपूर्ण है, जो रिपीट किया जाता है प्रश्न को, उन सभी प्रश्नों को हम आपको पार्ट बाय पार्ट सारा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, जिससे तैयारी आपका बेहतर होगा। देखिए अगर पेपर में रिजल्ट बनाना चाहते हैं और अपना तैयारी को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं ना, तो पीवाईक्यू पर आप पकड़ बना लीजिए। अगर पीवाईक्यू पर पकड़ बना लीजिएगा यानी कि प्रीवियस ईयर पे, तो रिजल्ट आपका बेहतर होगा, स्कोर आपसे भी बेहतर कर पाइएगा, ठीक है। सही दिशा में तैयारी कीजिएगा। तो हम आपको बिल्कुल पीवाईक्यू कंप्लीट करवाएंगे और जितने अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारा पार्ट बाय पार्ट हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो आप सिर्फ मेरे साथ जुड़ जाइएगा जो भी बिहार पुलिस का तैयारी करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगला क्लास आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए सारा क्लास कर लीजिएगा, बट इस क्लास को मत भूलिएगा, ये क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र रहने वाला है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो ना, तो आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन का आंसर करने के बाद क्या होता है ना, वो प्रश्न आपको प्रॉपर याद हो जाता है। इतना काम जरूर कर लीजिएगा। और ये प्रश्न बिहार पुलिस 2012 में पूछा गया प्रश्न है, बात समझे क्या, बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, हूबहू रिपीट कर लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो आपका हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है ये आपका टर्सरी युग में हुई थी, ध्यान रखिएगा। टर्सरी युग का समय कब से कब तक माना जाता है, तो 70 मिलियन वर्ष से लेके 1 मिलियन वर्ष तक माना जाता है, याद रखिएगा टर्सरी युग को। अच्छा, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है, ये चीज को याद रखिएगा। अच्छा, हिमालय पर्वत की बात किया जाए तो ये किस प्रकार का पर्वत है, तो ये मोड़दार या कह सकते हैं बलित पर्वत का उदाहरण है, बात समझे क्या, बिल्कुल। इतना सा प्रश्न याद रख लोगे, आप सभी याद रख लोगे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए पीवाईक्यू जो होता है ना, ये आपको एक आधार बताता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टॉपिक से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। और आयोग क्या करता है ना, जो क्वेश्चन पूछा है उसी के आसपास इर्द गिर्द से क्वेश्चन पूछता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो तो रिपीट किया ही जा सकता है, और जो उसके आसपास से प्रश्न बन सकता है वो सारा प्रश्न हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, ताकि अगर आयोग किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप सभी आराम से प्रश्न को हैंडल करके बना लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, बात समझे क्या। तो देखिए तारापुर जो है ये आपका आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि तारापुर में आप सभी को पता है आणविक शक्ति केंद्र है, यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है, पता है आप सभी को, बिल्कुल। देखिए अगर तारापुर की बात किया जाए तो ये आपका कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कब हुआ था, 1969 में किया गया था, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे क्या। अच्छा, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुआ था। जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब होता है, 1948 में होता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि परमाणु विभाग की स्थापना कब हुआ था, देखिए परमाणु विभाग अगर पूछा जाए तो परमाणु विभाग की स्थापना 1954 में किया गया था। दोनों प्रश्न में डिफरेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में परमाणु विभाग की स्थापना कब हुआ था, 1954 में। अच्छा, भारत में परमाणु अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, बात समझे क्या, बिल्कुल बात समझे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, जिसमें आपको झील दिया गया है और राज दिया गया है, ठीक है। और ये प्रश्न बिहार पुलिस 2012 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रश्न रिपीट करने का प्रबल संभावना हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी, तो कोट नीचे देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा आप सभी। सबसे पहले देखिए बुलर झील दिया है, तो बुलर झील कहाँ पे है, तो बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में है, यानी कि ए के लिए क्या हो जाएगा, तो ए के लिए 2 होगा। लोनार झील कहाँ पे है, तो लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है, यानी कि बी के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पुलिकट झील कहाँ है, तमिलनाडु में, यानी कि सी के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में, यानी कि यहाँ पर डी के लिए 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम सभी जा सकते हैं। 2 4 3 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द बताइएगा आप सभी। और ये मद्य निषेध एग्जाम 2022 में जो हुआ था वहां ये प्रश्न पूछा गया है। बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा नित्यांत और सृजनहार, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा ईश्वर का पर्यायवाची, बात समझे। ईश्वर का अन्य पर्यायवाची क्या होता है? जैसे कि परमेश्वर भी होता है, तो ये चीज को याद रख सकते हैं, परमेश्वर हो जाएगा। इसके अलावा प्रभु भी होता है ना, बिल्कुल होता है। स्वामी भी होता है, ये सभी आसान है तो ये सभी आराम से बता सकते हैं, बट ऐसा वर्ड लिया गया है जो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर ये सीरीज आपको आगे चाहिए, आपको लगता है कि हाँ पूरा करवा दिया जाए 2010 से लेकर 2026 तक में जो एग्जाम हुआ है सारा प्रश्न हमको कंप्लीट करवा दिया जाए, तो हम कंप्लीट करवा देंगे। या बोलिएगा जो चुनिंदा प्रश्न हो सकता है, जो प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, वो प्रश्न करवाने के लिए तो वो चीजें हम कंप्लीट करवा देंगे। तो अपना राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी आपके साथ में बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करने वाला है न्यू वैकेंसी के लिए। बात समझे क्या? इतना जरूर काम कर दीजिएगा आप सभी। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए 2025 में जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस में, कंप्यूटर से काफी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था। और ये बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम 2022 में जो हुआ था वहां प्रश्न ये वाला पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा SMTP इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आपका प्रोटोकॉल जो ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, SMTP, बात समझे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। बात समझे क्या? बिल्कुल फुल फॉर्म है इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? यह भी प्रश्न आपका बिहार मद्य निषेध 2022 में पूछा गया है। तो देखिए ये आपका दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ संचालित किया गया था। ध्यान रखिएगा चंपारण में, याद रखिएगा आप सभी। कब हुआ था? 1917 में। देखिए यहाँ महात्मा गांधी जी आया हुआ है, इसके बारे में याद रखना है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आया था? 1915 में। पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। कब किया था? 1917 में। इसके अलावा 1918 में 2 आंदोलन करता है, एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और एक आपका खेड़ा आंदोलन करता है, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा 1920 में असहयोग आंदोलन पारित करता है और 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेता है। और 1924 में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था उसका अध्यक्षता किया था। इसके अलावा 1930 में महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? तो याद रखिएगा आप सभी, नमक सत्याग्रह किया था और 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, याद रखिएगा आप सभी। और 1931 में ही महात्मा गांधी जी और इरविन जी के बीच समझौता होता है, याद रखिएगा। और 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है ब्रिटेन में महात्मा गांधी जी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और 1948 में महात्मा गांधी जी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो देखिए यहाँ पर सदस्य नहीं पूछा गया है और ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये नहीं था बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, अब बाकी बात सिरोल और अब्दुल रहीम ये सभी शामिल था, जबकि बाल गंगाधर तिलक नहीं था। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश स्त्री पुरुष के का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए?
ये किस अधिवेशन में किया गया था? तो याद रखिएगा कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था, इसी में कहा गया था कि विधि के समक्ष जाति या स्त्री पुरुष की लिहाज के बिना समानता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अच्छा, कराची अधिवेशन की बात किया जाए तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, याद रखना है आप सभी को। और 1931 में ही गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है, याद रखिएगा आप सभी। और इसी समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, कहाँ पे? इंग्लैंड में, जिसमें महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं। बात समझे क्या? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संदैव स्थल पंजाब में है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा हड़प्पा, रहमान डेरी, उसके बाद सरायखोला और जलीलपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल, याद रखिए। अगर वहीं बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, याद रखिएगा। और वहीं बात किया जाए मोहनजोदाड़ो 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोजा था। तो इतना चीज को ध्यान रखेंगे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह भूमि जो 5 से अधिक वर्षों के लिए बिना खेती की छोड़ दी जाती है तो उसे डैश भूमि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट करके इसको याद रखिएगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये बिहार में ही पूछा गया पीवाईक्यू क्वेश्चन है। बात समझे? तो देखिए, जो 5 वर्ष से अधिक वर्षों के लिए खेती अगर छोड़ दी जाए तो उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहा जाता है। बंजर भूमि नहीं कहेंगे। बंजर भूमि क्या होता है? जिसमें कुछ उपजाऊ होता ही नहीं, उसको बंजर भूमि कहेंगे। बट यहाँ 5 वर्ष से अधिक के लिए छोड़ दिया गया है तो इसे कृषि तो कर सकते हैं, पर ये बंजर हो चुका है, अभी 5 वर्ष की खेती नहीं किया जा रहा है। अच्छा, प्रति खेती क्या होता है? मान लीजिए कि एक फसल नहीं उपजाया गया, खेत को प्रति छोड़ दिया तो वो प्रति खेती हो जाएगा। बात समझ गए आप सभी। अगला है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन कि खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो यहाँ पर एजेंसी की बात किया गया है, तो ये आपका भारत खाद्यान्न निगम हो जाएगा, याद rखिएगा आप सभी। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1965 में किया गया था। 1965 अधिनियम के तहत ही किया गया, 1965 में। अगला है कि भारत में श्वेत क्रांति का पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, एक हरित क्रांति का याद रखना है, डॉक्टर स्वामीनाथन को जाना जाता है भारत में, जो कि कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाई थी। और दूध के क्षेत्र में क्रांति किसने लाया? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने लाया था, याद रखिएगा आप सभी। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत इसी के द्वारा किया गया था। दूध क्रांति इसी के द्वारा लाया गया था। इसी ने कह सकते हैं कि प्रमुख दूध डेयरी की स्थापना किया था, जैसे कह सकते अमूल हो गया, जो गुजरात की एक प्रमुख कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीनीकरण और रिचार्ज किया जा रहा है। भूजल से जो हमको ताज़ा पानी मिलता है, ये किसके माध्यम से नवीनीकरण और रिचार्ज किया जाता है? तो ये आपका हाइड्रोलॉजिकल चक्र या जल चक्र से किया जाता है। तो अगर हिंदी में दिया जाए जल चक्र, तो जल चक्र करना है आपको, या हाइड्रोलॉजिकल चक्र हो जाएगा, जिससे पानी क्या रह रहा है? ताज़ा रह रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये सरदार सरोवर बांध परियोजना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग कितना प्रतिशत योगदान देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा भारत में जो है भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। पता है आप सभी को, भूतापीय जो कोयले के माध्यम से ऊर्जा उत्पादित किया जाता है। उसके बाद अभी जल शक्ति का हुआ है लगभग 22% के अप्रॉक्स में। उसके बाद प्रमुख सौर ऊर्जा हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, भूतापीय हो जाएगा, पवन ऊर्जा, ये सभी प्रमुख ऊर्जा का आपका स्रोत है। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि लो एस्क की गलाने में प्रमुख धातु क्रम कोयला कौन सा है? तो यहाँ पर समझिएगा कोयला के बारे में। अच्छा, सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा होता है? पता है आप सभी को, एंथ्रासाइट कोयला होता है, जिसमें कार्बन का प्रतिशत जो देखिएगा वो 80 से अधिक होता है, 80% से अधिक, 80 से 90 के बीच में। याद रखना आप सभी को, एंथ्रासाइट कोयला जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में है, तो ये सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है। तो पर यहाँ धातु कर्म की बात यहाँ पर किया गया है ना, लो एस्क को गलाने के लिए, तो विटामिन कोयला का उपयोग करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें कार्बन का प्रतिशत लगभग जो है कि 60 से 80% तक होता है। अच्छा, लिग्नाइट कोयला की बात किया जाए तो इसमें कार्बन का प्रतिशत आपका 50 से 60 के अप्रॉक्स में आपको देखने के लिए मिलता है। अगर वहीं पीट कोयला की बात किया जाए तो लगभग 30 से 40%, जो सबसे बेकार कोयला माना जाता है। इसमें सिर्फ धुआं ही धुआं होगा। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, भारत में सबसे ज़्यादा विटामिन कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला में बताएं कि आपका 50 से 60% तक कार्बन की मात्रा होता है। विटामिन कोयला का उपयोग जो हम सभी ऊर्जा उत्पादन में करते हैं, उसके बाद जो है कि लो इस्पात संयंत्र में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है?
देखिए मोनाजाइट रेत में निहित जो होता है वो आपका थोरियम होता है, थोरियम हो जाएगा, यूरेनियम नहीं। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा का खान, याद रखिएगा आप सभी, तो यहाँ थोरियम हो जाएगा। बात समझे। कहाँ पर ज़्यादा मिलता है आपको? केरल में देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे? केरल में, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि थोरियम धातु की खोज जो हुआ था ये कब हुआ था? आपका 1828 में किया गया था। 1828 में किया गया था बर्जिलियस के द्वारा। किसके द्वारा? बर्जिलियस के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। ये क्वेश्चन PYQ वाला है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7% मात्र में है। ये क्वेश्चन तो पूछा गया। अब आगे देखिए क्या क्या प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। देखिए आयोग जो पूछा है 7% ऑप्शन में लिया था, पर वास्तविक में ये लगभग 7.84% के अप्रॉक्स में है। बात समझे। अब देखिए आयोग क्या क्या प्रश्न आपसे से पूछेगा। पहला तो ये पूछेगा कि बताइए कि आपका बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताइए कि बिहार में कुल वन कितना है, तो देखिए अगर कुल वन की बात पूछा जाए ना कि कुल वन कितना है बिहार में, तो यहाँ पर आपका 7380 के अप्रॉक्स में है। 7380 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है, 7380 वर्ग किलोमीटर में, जिसमें कि आपका अगर सघन वन पूछा जाए कि बताइए सघन वन कितना है, तो सघन वन है आपका 333.42 वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य सघन वन कितना है, मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन कितना है, तो मध्यम सघन वन जो है ये आपका 3285 के अप्रॉक्स में है। 3285.83 वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। 3285.83 वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। ये हो गया मध्य सघन वन। सघन वन 333.42, मध्य सघन वन 3285.83 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद अगर खुला वन की बात पूछा जाए कि बिहार में खुला वन कितना है, तो खुला वन 3761.54 वर्ग किलोमीटर, 3761.54 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए काजीरंगा जो है ये आपका एक सिंग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका असम राज्य में है। मानस भी आपका असम में है। ये भी आपका PYQ क्वेश्चन है, ध्यान देना है आप सभी को। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, आगे क्या क्या बन सकता है कि सबसे पहले काजीरंगा एक सिंग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, पहला क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, काजीरंगा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1985 में शामिल किया गया था, धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। बात समझे। इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। मानस कहाँ पे? ये भी आपका असम में है। चलिए अगला है सिगरौली किस राज्य का सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है? देखिए सिगरौली जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। बात समझे आप सभी, मध्य प्रदेश में। अच्छा, कोयला का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है? जैसे दामोदर नदी घाटी वाला क्षेत्र, सोन नदी घाटी वाला क्षेत्र, महानदी घाटी वाला क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी वाला क्षेत्र, ये सभी कोयला का क्षेत्र है। जैसे कह सकते हैं दामोदर नदी घाटी वाला सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। बात समझे आप सभी। इसके अंतर्गत कोयला कौन कौन सा आ जाता है? जैसे कि झरिया हो गया, बोकारो हो गया, चंद्रपुरा हो गया, ये सभी प्रमुख कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी का है। रानीगंज हो गया, ये सभी प्रमुख है जो पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, सोन नदी घाटी जो है ये आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का कोयला क्षेत्र है। इसके अंतर्गत जो आपका आता है सिगरौली कोयला क्षेत्र, सिगरौली ये वाला, ये आपका सोन नदी घाटी के अंतर्गत आ जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख कोयला का क्षेत्र कौन सा है? कोरबा, कोरबा, कोरबा याद रखिएगा। कोरबा हो गया, विश्रामपुर हो गया, जो आपका महानदी घाटी के अंतर्गत आता है। वही उड़ीसा की बात किया जाए तो तालचेर हो जाएगा, सुंदरगढ़ हो जाएगा, सबलपुर हो जाएगा, ये भी आपका कहाँ पे? उड़ीसा में, जो कि महानदी के अंतर्गत आता है। और गोदावरी नदी घाटी जो बताएं तो इसमें ज़्यादातर तेलंगाना वाला क्षेत्र आ जाता है, कोयला वाला। देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन कौन सा है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी प्राथमिक ऊर्जा है। जबकि विद्युत क्या है? ये द्वितीय ऊर्जा है, याद रखिएगा। जैसे कि कोयला को जलाएंगे, उससे बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसके बाद उसको विद्युत में कन्वर्ट किया जाएगा, तो विद्युत क्या है? द्वितीय ऊर्जा हो जाएगा। आसान प्रश्न था। अगला है कि निम्न में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो देखिए खिलौना उद्योग ये छोटा है, चीनी, कागज, ये सभी बड़ा उद्योग है। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। PYQ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसकी स्थापना हुआ था 1907 में। ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे क्या क्या बन सकता है ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी स्थापना किसने किया था? दोराबजी टाटा ने किया था। बट प्रारंभिक विचार किसके मन में आया था? जमशेदजी नोराबजी टाटा के मन में विचार आया था, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? जमशेदजी नोराबजी टाटा को कहा जाता है। बट स्थापना किया था दोराबजी टाटा ने। बात समझे।
समझे आप सभी, यहाँ पर क्या किया गया था, स्टील का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टील का उत्पादन 1911 में हुआ था और उसके बाद इस्पात का उत्पादन 1914 में हुआ था। कहाँ पे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में। ये किस नदी के तट पर स्थित है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के तट पर है। कहाँ पर स्थापित हुआ था, जमशेदपुर के साक्ची नामक स्थान पर स्थापित हुआ था। इतना सा फैक्ट याद रखिएगा जो पेपर में आपका बन सकता है। अगला है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है। देखिए जितना चीज़ें हम बता रहे हैं ना क्वेश्चन से संबंधित, इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिए, पेपर में प्रश्न आराम से बना के आइएगा, ये हम आपको वादा कर रहे हैं। पेपर दे के आइएगा, उसके बाद फिर हमको बोलिएगा भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है। तो देखिए विदेशी व्यापार सबसे ज़्यादा समुद्री मार्ग से होता है, लगभग 90% तक समुद्री मार्ग से ही किया जाता है। बात समझ गए आप सभी, क्योंकि यहाँ पर खर्चा कम आता है। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 में हुई थी, याद रखिएगा आप सभी। किसके द्वारा शुरू किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, पता है आप सभी को। और मात्र में ये 34 किलोमीटर की लाइन चली थी मुंबई से थाने के बीच में। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए संसार का सबसे ऊंचा सड़क जो है ये लद्दाख में उमलिंग लांग दर्रा है, याद रखेंगे आप सभी। और इसे 2021 में आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। 2020 में चीन की सीमा के पास इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए सुनामी प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक है। तो आतंकवाद ये प्राकृतिक होगा, नहीं प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि ये तो मानव का सोच है। अगला है मानचित्र में नीले रंग को किस भाग से दर्शाया जाता है। ये आपका PYQ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है आप सभी को। तो ये आपका कह सकते हैं जल को नीले रंग से दर्शाया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए आगे क्या क्या बन सकता है आपके पेपर में, ये प्रश्न हूबहू रिपीट कर लिया जाएगा, याद रखेंगे आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भूरा रंग से हम सभी क्या चीज को दर्शाते हैं, तो भूरा रंग से पर्वत को, और पीला से हम सभी पठार को, याद रखिएगा पीला से हम सभी पठार को दर्शाते हैं। बात समझ गए आप सभी। और हरा रंग से मैदान को, मैदान को हम सभी हरा रंग से मैदान को, इतना सा याद रखेंगे। अगला है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुआ था 1952 में, और ये पटना में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कहलगांव भूतापीय विद्युत परियोजना जो है ये आपका कहाँ पर अवस्थित है। तो कहलगांव वाला पूछा गया है, तो बिहार में ही है, और ये भागलपुर जिले में पड़ता है। बात समझे आपसे, कहाँ पे, भागलपुर जिले में पड़ता है। इसके अलावा प्रमुख कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे कांटी विद्युत परियोजना जो है ये आपका कहाँ पे है, तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है जी, मुजफ्फरपुर में है आपका, याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नबी नगर तापीय विद्युत परियोजना जो है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका औरंगाबाद बिहार में है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है, औरंगाबाद बिहार में है। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बरौनी भूतापीय ऊर्जा केंद्र जो है ये कहाँ पे है, बरौनी तापीय ऊर्जा केंद्र, भूतापीय नहीं, बरौनी तापीय ऊर्जा केंद्र जो है ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका बेगूसराय जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। कहाँ पे, बेगूसराय जिले में आपका पड़ता है, बेगूसराय जिले में पड़ता है। तो इतना सा फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा। अगला है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितनी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 61.8, सबसे कम है भारत में, याद रखिएगा आप सभी, सबसे कम भारत में। सबसे ज़्यादा किसका है, केरल का साक्षरता दर है। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल का कितना है, तो 71.2%, और फीमेल का पूछा जाए तो फीमेल का 51.5% है, याद रखिएगा साक्षरता दर। भारत का साक्षरता दर कितना है, 74.04% है। तो इतना सा फैक्ट इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और उसके बाद त्रिपुरा हो गया, ये सभी से गुजरती है। जबकि उड़ीसा हो गया, यहाँ से नहीं गुजरती। उड़ीसा हो गया, या कह सकते कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सभी से नहीं गुजरती। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, ये सभी से नहीं गुजरती। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, याद रखिएगा आप सभी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये। अगला है किलोवाट आवर, ये किसकी इकाई है। तो किलोवाट आवर आपका ऊर्जा की इकाई हो जाएगा, या ऊर्जा का ऐसा ही मतलब जूल भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है। तो भारत का प्रथम रेल टर्मिनल जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, याद रखिएगा आप सभी, छत्रपति शिवाजी, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया है। अगला है, ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था, PYQ वाला था क्वेश्चन, और ये भी PYQ है क्वेश्चन आपका। लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
तो इसे कयांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयांतरण कहा जाता है। और ये परिवर्तन आपको मेढक में भी देखने के लिए मिलता है, तितली में भी देखने के लिए मिल जाता है। तो याद रखिएगा आपसे, मेढक और तितली इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर डंपिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमत पर निर्यात करना ही इसको क्या कहा जाता है? डंपिंग कहा जाता है। बात समझे आप सभी? क्या बताया आपको? उत्पादन का जो वास्तविक लागत लगा था उससे कम पर अगर निर्यात हो रहा है ना, तो वो आपका डंपिंग कहलाएगा। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं। गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पहली बार ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसका पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन हुआ था। पता है आप सभी को? पहला हुआ था अजातशत्रु के समय में, दूसरा कलाशोक, तीसरा हो जाएगा अशोक, चौथा हो जाएगा कनिष्क के समय में। अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है। ये क्वेश्चन आपका PYQ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अब ये तो क्वेश्चन पूछा गया, आगे पूछ सकते हैं कि इसका गठन कब हुआ था? 1964 में हुआ था। चलिए आइए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र को हम सभी भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। डायरेक्ट प्रश्न को याद रखिएगा, PYQ क्वेश्चन है। आर्यभट्ट एक महान थे, तो ये खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। अगला है, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होगा? तो देखिए, अधिकरण कारक का चिन्ह की बात किया जाए तो में पर हो जाता है, में हो गया, पर हो गया, ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। कहीं पर अधिकार करके बैठना, जैसे कह सकते कि पक्षी डाल पर बैठी है, तो वो अधिकरण कारक का उदाहरण है। अगला है, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 16, द्रव्यमान संख्या 32 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? मान लीजिए कि कोई संख्या था, इसका कह सकते हैं कि परमाणु संख्या जो है ये आपका 16 है, द्रव्यमान 32 है, तो इसका न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? देखिए, अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो इसमें होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान कितना है? 32 और प्रोटॉनों की संख्या कितना है? या आपका परमाणु की संख्या 16, तो माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का। बात समझे? अगला है, एक समीकरण दिया हुआ है कि V बराबर U प्लस AT, ये क्या जानकारी देता है? तो ये क्या आपका वेग समय का एक फंक्शन है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कह सकते हैं कि V जो होता है वो आपका अंतिम वेग है, U क्या है? प्रारंभिक वेग है, A क्या है? आपका त्वरण है, और T क्या है? समय है। तो ये आपका क्या होगा? वेग समय का एक फंक्शन है। अगला है, राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, ये किसने कहा था? तो देखिए, राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता है, ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या होगा? नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का, भारतीय अर्थव्यवस्था की यहाँ पर बात किया गया ना, तो ये आपका राजमार्ग हो जाएगा। राजमार्ग के द्वारा ज़्यादातर होता है। पयोधी शब्द में कौन सा पर्यायवाची है? तो पयोधी ये किसका पर्यायवाची होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है पयोधी। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि तेल पानी में घुलनशील है, गलत है। स्टोन पानी में घुलनशील है, गलत है। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी होता है, गलत है। ये कांच अपारदर्शी होता है। चीनी पानी में घुलनशील है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य जो होता है, कुल 15 सदस्य होता है, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होता है। इसका गठन कब हुआ था? 1945 में किया गया था। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी से कि कौन कौन सा देश इसमें शामिल है, तो इसमें हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद रूस, UK, फ्रांस और चीन हो जाएगा, यानी UK ब्रिटेन हो जाएगा। तो कुल आपका कितना हो जाएगा? 5। अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस, चीन हो जाएगा। तो डी राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको ऐसा ही मात्रक बताना है। कार्य का क्या होता है? जूल होता है। कार्य का जूल हो जाएगा। उसके बाद एम्पियर जो है ये आपका विद्युत धारा का होता है। उसके बाद विभवांतर का क्या हो जाएगा? विभवांतर का आपका वोल्ट होगा। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कार्य का ऐसा ही मात्रक हो जाता है जूल, आपको बता दिए। अच्छा, यहाँ पर सामर्थ्य, सामर्थ्य यानी कि शक्ति का वाट हो जाएगा, और कैलोरी उष्मा का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रश्न को याद रखिए, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। अगला है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने
में और उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्यों? अगर जो गाड़ी चल रहा है उसमें कम ताकत लगता है, अगर गाड़ी को खड़ा करके धक्का दीजिएगा ज़्यादा ताकत लगेगा। क्यों लगता है? क्योंकि उस समय घर्षण रहता है, तो घर्षण के कारण गाड़ी आगे नहीं बढ़ता है। अगर चलमान रहता है तो घर्षण कम हो जाता है। तो एक बार गाड़ी चलने पर बाद में उसका घर्षण कम हो जाता है, जिसमें कम समय लगता है या कम बल लगता है। DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य और निशांत है। तो ये आपका एक मानव रहित वाहन है। डायरेक्ट याद रखेंगे, प्रश्न को इंपॉर्टेंट है। अगला है 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है। क्यों? देखिए, आपको पानी में अगर गर्म पानी में उंगली डाल दीजिएगा तो आपको जलन नहीं होगा, कम होगा। अगर वही भाप अगर उष्मा से दिखिएगा तो अगर चल जाए हाथ में तो जलन आपको महसूस होता है ज़्यादा। क्यों होता है पता है आप सभी को? तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा कि वाष्प द्वारा अधिक उष्मा दी जाती है, इसी कारण से भाप से ज़्यादा उष्मा लगता है हमको और जलन महसूस होता है। निम्नलिखित में से ध्वनि का चाल अवरोही क्रम में आपको बताना है, आरोही क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि का चाल किसमें है? इस्पात में, उसके बाद जल में, तब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी कि गैस में सबसे कम होता है। तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देखिए, कलपक्कम कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ये परमाणु शक्ति केंद्र है, उत्तर प्रदेश में है। काकरापार कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में है। ट्राम्बे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तारापुर भी आपका महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा आप सभी। अगर केंगा की बात किया जाए, केंगा कहाँ पे है? केंगा कर्नाटक में। कुडानकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो ये सभी प्रमुख हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, आप सभी मिला लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सी नहीं, बी नंबर होगा, बी नंबर वाला। 3 1 2 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कठोर जल उपयुक्त नहीं है। तो देखिए, कठोर जल उपयोग नहीं होगा। साबुन से कपड़े धोने के लिए कठोर जल उपयोग नहीं है, कठोर जल नहीं चाहिए। पानी पीने के लिए नहीं चाहिए। फसल की सिंचाई के लिए भी कठोर जल उपयोग नहीं है। बॉयलर में प्रयोग करने के लिए भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सभी में से किसी में कह सकते कठोर जल का उपयोग नहीं हो सकता। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है? तो ये आपका होता है पोटासियम साइनाइड का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर में नहीं, गलत है। सब्जियों की खेती जो किया जाता है वो आपका ऑलेरिकल्चर में किया जाता है, ना कि हॉर्टिकल्चर में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑलेरिकल्चर होगा। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, आप सभी ऑलेरिकल्चर में सब्जियों का खेती और फलों की खेती पोमोलॉजी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो देखिए, हाइड्रोफाइट्स जो होता है एक जलीय आपका पौधा होता है, तो बी राइट आंसर होगा। स्टार्च को जल अवघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है? तो इसे इमाइलेज कहा जाता है। अगला है कि जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 धातुएं होती है। इनमें प्रचुर मात्रा में आवश्यक तत्व वे हैं। तो इनमें से आपका जो हो जाएगा पोटासियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में आवश्यक तत्व जो चाहिए जीवधारियों को, पोटासियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम। पोटासियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम हो जाएगा। अगला है एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। तो देखिए, एंटीबायोटिक का हो जाएगा पेनिसिलिन हो जाएगा, ये कब का एंटीबायोटिक दवा है। अगला है किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेगालिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है।